हाँ सर। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने कल जहाँ पे छोड़ा था वो ये था ऊपर वाला पार्ट, जहाँ में हमने ऑर्डिनरी बिल के बारे में पढ़ लिया था और मनी बिल के बारे में पढ़ लिया था, है ना। अगला है फाइनेंशियल बिल। तो फाइनेंशियल बिल देखिए अब आप लोग, फाइनेंशियल बिल्स आर दोज बिल्स दैट डील विथ फिस्कल मैटर्स। ये लाइन आपको लिखने के काम में आएगी कि कौन प्रॉपर टर्म क्या है, फिस्कल मैटर्स, ठीक है ना। दैट इज रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। However, the Constitution used the term financial bill in a technical sense. Financial bill are of three kind. Basically, financial bill तीन टाइप के होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, फाइनेंशियल बिल में अपने आप में लिखा हुआ है मनी बिल, और देन फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2। ध्यान रखने वाली बात यही है कि फाइनेंशियल बिल में आता है मनी बिल। तो जो हमने पहले मनी बिल पढ़ा है ना, वो एक तरह से फाइनेंशियल बिल ही होता है। दूसरा है फाइनेंशियल बिल 1 और 2। इनके आर्टिकल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनी बिल जो है वो 110 में है, फाइनेंशियल बिल 117 सब क्लॉज 1 में है, और फाइनेंशियल बिल 2 आर्टिकल 117 सब क्लॉज 3 इसके अंदर आता है। इसको इस तरीके से बोलते हैं सब क्लॉज, ठीक है। तो ये तीन तरह के फाइनेंशियल बिल पॉसिबल हैं। अब जरा इनके बारे में देख लेते हैं। This classification implies that money bill are simply a स्पीसीज ऑफ फाइनेंशियल बिल। तो जो कि मैंने आपको बता ही दी कि मनी बिल अपने आप में एक तरह का क्या होता है, फाइनेंशियल बिल होता है। हेंस ऑल मनी बिल्स, अब ये वही स्टेटमेंट है, बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल वाला। तो समझ लो यहाँ पे, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, ठीक है। मतलब एक तरीके से फाइनेंशियल बिल बड़ी चीज है और मनी बिल छोटा वाला सर्कल है जो बड़े वाले सर्कल के अंदर आता है। तो मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, जितने भी मनी बिल होते हैं सारे के सारे, बट सारे के सारे फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल नहीं होते हैं। Only those financial bills are money bills which contain exclusively those matters which are mentioned in Article 110। सिर्फ वो इश्यूज जो हमने ऊपर पढ़े थे अभी, जो चीजें आर्टिकल 110 में आती है, सिर्फ वही चीज किसमें काउंट की जाएंगी, मनी बिल में काउंट की जाएंगी। इसके अलावा जो भी चीजें होंगी उन्हें हम लोग फाइनेंशियल बिल में लेके चल रहे होंगे, मतलब जिसमें कुछ खर्चा पानी की बातें की जा रही होंगी उसके लिए। These are also certified by Speaker of Lok Sabha as money bill। और ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि कोई भी मनी बिल है या नहीं, उसके लिए कौन फाइनल अप्रूवल देता है, स्पीकर। स्पीकर ने बोल दिया मनी बिल है तो है, फिर फर्दर उसके ऊपर डिबेट नहीं होगी। अगला देखिए, द फाइनेंशियल बिल 1 and 2 ऑन द अदर हैंड हैव बीन डील्ड विद द आर्टिकल 117 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मनी फाइनेंशियल बिल 1 and 2 है वो 117 1 और 3 इसमें होता है। अब डिफरेंस दिया हुआ है ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बीच में, कि मनी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है। उसमें देखिए, हालांकि ऊपर पढ़ लिया हम लोगों ने, बस ये समअप किया गया एक तरीके से कि रेफरेंस क्या क्या है। तो ऑर्डिनरी बिल इट कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर इन द लोकसभा और राज्यसभा। कहने वाली बात यह कि ऑर्डिनरी बिल है, सामान्य बिल है, तो कहीं पर भी दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो या फिर स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा है मनी बिल। तो मनी बिल स्ट्रिक्टली किसमें लाया जा सकता है, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में इसे लाना पॉसिबल नहीं है। अगला है ऑर्डिनरी बिल के लिए, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय मिनिस्टर और बाय द प्राइवेट मेंबर। ऑर्डिनरी बिल है, सामान्य बिल है, चाहे मिनिस्टर लेके आए या कोई मेंबर लेके आए, दोनों ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि मनी बिल खास तौर पे मनी से रिलेटेड बातें होती हैं, तो इसको ओनली मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, वो भी लोकसभा के अंदर। तीसरा देखिए, इट इज इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्योंकि जनरल है, ऑर्डिनरी बिल है, तो रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मनी बिल के लिए हमने पढ़ा ही था कि पहले अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से रिकमेंड करने के बाद ही आप इसको ला सकते हैं। फोर्थ है, इट कैन बी अमेंड और रिजेक्ट बाय द राज्यसभा।
ऑर्डिनरी बिल के केस में इक्वल पावर होती है राज्यसभा के पास। मनी बिल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती है। तो इट कैन नॉट बी अमेंड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। द राज्यसभा should return the bill with or without recommendation which may be accepted or rejected by the लोक सभा। कहने की बात ये हो गई कि राज्यसभा के पास पावर नहीं है रिजेक्ट करने की, वो रिकमेंडेशन दे सकता है और जरूरी नहीं है कि लोकसभा उन रिकमेंडेशन को माने। दोनों ही केसेस में बिल पास हो जाएगा। जब मैं बोलता हूँ दोनों ही केसेस में पास हो जाएगा, इसका मतलब ये है चाहे रिकमेंडेशन मानी जाए राज्यसभा की या ना मानी जाए। रिकमेंडेशन मानी तब भी पास करवा सकते हैं, रिकमेंडेशन ना माने तब भी पास करवा सकते हैं। ठीक है, अगला है फिफ्थ पॉइंट, इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल को 6 महीने तक डिले कर सकता है, मतलब डिसीजन ना दे 6 महीने तक, उसके बाद कोई डिसीजन दे। जबकि राज्यसभा के पास मनी बिल के रिगार्डिंग पावर बहुत ही कम है, तो लिखा हुआ है इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज ओनली। सिर्फ 14 डेज का डिले कर सकता है राज्यसभा मनी बिल के केस के अंदर। फिर ऑर्डिनरी बिल पर आते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर। क्योंकि मनी बिल है या नहीं कौन अप्रूव करता है, स्पीकर करता है, लेकिन ऑर्डिनरी बिल के लिए कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप में पहले ही ऑर्डिनरी बिल है, तो उसमें स्पीकर का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। बट मनी बिल होगा तो इट रिक्वायर्स द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर को सर्टिफाई करेगा। और हमने आगे पढ़ा भी है कि स्पीकर का सर्टिफिकेशन क्या होगा, फाइनल है। आगे देखिए, व्हेन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा इफ इट इज हैड ओरिजिनेटेड इन द लोकसभा। तो सिंपल सी बात है, ऑर्डिनरी बिल जिस भी हाउस में पास हो गया उससे दूसरे में जाएगा। राज्यसभा में पास हो गया लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पास हो गया राज्यसभा में जाएगा, ऐसे करके। लेकिन मनी बिल हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, लोकसभा से राज्यसभा के अंदर। मनी बिल कहाँ जाएगा, लोकसभा से राज्यसभा के अंदर। ठीक है, अगला देखिए 7th नंबर का डिफरेंस क्या है ऑर्डिनरी बिल का। It is sent for the president's assent only after being approved by both the houses. In case of deadlock due to disagreement between the two houses, a joint sitting of both the house can be summoned by the president to resolve the deadlock. ये हमने पढ़ ही लिया था कि दोनों हाउसेज में अगर डेडलॉक हो गया, डेडलॉक यानी आगे नहीं बढ़ पा रहे, अड़ गए दोनों के दोनों, उस केस में क्या होगा, जॉइंट मीटिंग बुलाई जाएगी। मनी बिल वाले केस में देखते हैं हम लोग, इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट असेंट इवन इफ इट इज अप्रूव्ड बाय ओनली लोकसभा। तो हमें मालूम ही है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से कोई वैल्यू है ही नहीं, 14 डेज में उसको पास ही माना जाएगा। देयर इज नो चांस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज। यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है डिसएग्रीमेंट होने का, क्योंकि दूसरे वाले का अप्रूवल रिक्वायर्ड ही नहीं है। Hence, the two houses. Hence, there is no provision of joint sitting in both the houses in this regard. तो पूछा सकता है आपसे कि कौन से बिल के रिगार्डिंग जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, तो वो कौन सा बिल हो गया, मनी बिल। मनी बिल के रिगार्डिंग कभी भी क्या नहीं होगी, जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, क्योंकि राज्यसभा के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट इसमें होती ही नहीं है। 14 डेज के बाद ऑटोमेटिक उसे राज्यसभा से अप्रूव्ड मान लिया जाता है। 8th डिफरेंस है, इट डिफीट इन द लोकसभा इफ इट्स डिफीट इन द लोकसभा में लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर ऑर्डिनरी बिल ही पास नहीं हो पाया और अगर उसको मिनिस्टर ने वो लेके आया था बिल और अगर वो पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ता है। दूसरी तरफ देखो, इफ इट्स डिफीट इन द लोकसभा लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें तो डेफिनेटली मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करता है बिल को, और मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया और वही बिल पास नहीं हुआ। इसका मतलब ये समझ में आता है क्लियर कट कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं रही। जब गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं रही उस केस में रेजिग्नेशन तो देना ही पड़ेगा। 9th देखिए, इट कैन बी रिजेक्टेड अप्रूव्ड रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास तीनों ऑप्शन है, रिजेक्ट कर सकता है, रिटर्न कर सकता है और रिकंसिडरेशन। ठीक है, या फिर अप्रूव भी कर सकता है, ये सारे के सारे काम है इसके पास। जबकि मनी बिल के रिगार्डिंग क्या होगा, इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। और ये हमने पढ़ा था वहां पे, रिकंसिडरेशन के लिए क्यों नहीं भेजेगा, क्योंकि पहले ही पूछ कर इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, रिकंसिडरेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले ही पूछ कर इसको
लाया गया है। तो डिफरेंस इनमें आ गया आपको। हाँ जी, मनी बिल ऑर्डिनरी बिल में कोई दिक्कत किसी को? सर जब राज्यसभा के अप्रूवल का कोई मायने ही नहीं है तो फिर राज्यसभा के बाद भेजते क्यों है? अच्छा, तो क्या होता है ना, मम्मी खाना पूछती है ना कि क्या बनाना है, बनाते अपनी मर्जी का ही है ना। जी सर। तो पूछा किस लिए? जब खाना बनना वही है तो फिर पूछा क्यों जाता है, बताओ आप मेरे को। क्योंकि दो हाउसेज हैं, ठीक है, उसका भी मन रहता है इसलिए पूछ लेते हैं। ट्रेडिशन है, जैसे होता होगा आपके घरों में मोस्टली, सुबह या दोपहर में या फिर रात को खाना बनता होगा, पूछते होंगे कि क्या खाओगे बेटा। अब आप बोल के देखो कि पनीर खाएंगे, बनाओ। बनेगी क्या? नहीं बनेगी। बनना क्या है जो डिसाइडेड है पहले से। तो पॉइंट ये है कि अगर ट्रेडिशन बना हुआ है कि दोनों हाउसेस में पास करवाना है, तो उसी ट्रेडिशन के लिए इन्फॉर्म तो एटलीस्ट करना ही है ना, राज्यसभा को भी कि ये वाला बिल लेके आ रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग सिर्फ इतनी सी बात है कि एक तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उनको। और क्योंकि ये ट्रेडिशन है कि दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, दैट्स वाई इसको दूसरे हाउस में सेंड किया जाता है। ओके सर। ठीक है, आगे देखिए। फाइनेंशियल बिल्स। फाइनेंशियल बिल्स क्या होते हैं उसकी बातें कर लेते हैं। तो a financial bill one is a bill that contain only any or all the matters mentioned in Article 110। ये इंटरेस्टिंग चीज है। हमने मनी बिल में क्या पढ़ा था कि मनी बिल किस में लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, 110 में लिखा हुआ है। फाइनेंशियल बिल वन क्या होता है? फाइनेंशियल बिल वन वो बिल होता है जिसमें सिर्फ वो इश्यूज आते हैं जो आर्टिकल 110 में लिखे हुए हैं। इसके अलावा बट ऑल्सो अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन। तो वो सारे तो आ ही गए, यानी एक बड़ा सर्कल है फाइनेंशियल बिल। ठीक है, ऐसे समझ लो कि एक बड़ा बिल है फाइनेंशियल बिल वन। इसमें आर्टिकल 110 में जो लिखा हुआ वो तो आता ही है। इसके अलावा और क्या आते हैं, और लेजिस्लेशन से रिलेटेड क्या आएंगी। लेजिस्लेशन मतलब और कोई रूल वगैरह बनाना है, वो भी इसमें आता है। आगे देखिए, फॉर इंस्टेंस अ बिल दैट कंटेन्स अ बोरोइंग क्लॉज बट डज नॉट एक्सक्लूसिवली डील विद बोरोइंग। मतलब जिसमें किसी लोन के बारे में बात की जा रही है, बोरोइंग यानी उधारी, ठीक है, लेकिन वो एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही किसी से लिया जा रहा है बोरोइंग। इन टू रेस्पेक्ट्स अ फाइनेंशियल बिल इज सिमिलर टू अ मनी बिल। अब यहाँ पे दो बातें बताना चाह रहा है कि फाइनेंशियल बिल मनी बिल से किस तरीके से सिमिलर होता है। तो वो समझिए, फाइनेंशियल बिल वन किस तरीके से मनी बिल से सिमिलर है। तो पहला है, बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा नॉट इन द राज्यसभा। ये याद रखना है। फाइनेंशियल बिल बहुत कुछ मनी बिल जैसा ही होता है, क्योंकि दोनों को ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और दोनों ही बिल कब लाए जाते हैं, जब पहले से रिकमेंडेशन या फिर राष्ट्रपति को उसके बारे में, प्रेसिडेंट को उसके बारे में मालूम होता है। In all other respects, a financial bill is governed by the same legislative procedure applicable to an ordinary bill। उसके अलावा सारी जो चीजें हैं वो मनी बिल में वही है जो एक ऑर्डिनरी बिल को पास करवाने के लिए करना पड़ता है। इसका मीनिंग क्या हो गया? हाँ जी, डिफरेंस समझ लिया आपने, दो है डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या है कि लोकसभा में ला सकते हैं, दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट से पहले रिकमेंडेशन करवा ली जाती है, पहले ही पूछा जाता है उसके बाद। इन दो चीजों को छोड़ दो तो बाकी सब कुछ क्या है, फाइनेंशियल बिल वन। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल बिल वन कैसा होता है, ऑर्डिनरी बिल जैसा होता है। आगे क्या देखिए, हेंस इट कैन बी इधर रिजेक्टेड और अमेंड बाय द राज्यसभा। तो हमने देखा ही है कि एक फाइनेंशियल बिल है, मनी बिल तो है नहीं, तो राज्यसभा इसको अप्रूव कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। एक्सेप्ट दैट एन अमेंडमेंट अदर देन टू रिडक्शन और अबोलिशन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी मूव इन ईदर हाउस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि किसी टैक्स को रिड्यूस किया जा रहा है या फिर अबॉलिश किया जा रहा है, तो उस केस में मूव इन ईदर हाउस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट।
तब इसको बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के भी लाया जा सकता है। बस ध्यान रखना, टैक्स हटा रहे हैं, अगर टैक्स लगाएंगे तो रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हटाने के लिए रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रेसिडेंट को पहले बताना जरूरी नहीं है। That is, the recommendation of President is not required for moving an amendment making provision for the reduction or abolition of tax। तो वही चीज जो मैंने बोली थी अभी आपको कि कोई प्रोविजन हटाने के लिए, कोई टैक्स हटाने के लिए, ठीक है, उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जब लगाया जाएगा तब रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट होगी। In case of a disagreement between the two houses over such a bill, the president can summon a joint sitting of the two houses to resolve the deadlock। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समन किसने किया है, प्रेसिडेंट ने किया है, और हम लोगों ने हर बार यही पढ़ा है कि जॉइंट सिटिंग का समन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, ही कैन ईदर गिव हिज असेंट टू द बिल, withhold his assent to the bill, or return the bill for reconsideration of the house। अब ये रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा से रिटर्न क्यों कर सकता है, क्योंकि जब ये बिल लाया गया था तब उससे पहले, मतलब पहले ही कंसेंट नहीं लिया गया। कंसेंट सिर्फ कुछ केसेस में लिया जाता है, तो जिन केसेस में कंसेंट लिया जा रहा है स्टार्टिंग में ही, उस केस में तो वो रिटर्न नहीं कर सकता, लेकिन जहां पे पहले कंसेंट नहीं लिया गया है उस केस में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है बिल को दोबारा रिटर्न करने की। आगे देखिए, फाइनेंशियल बिल 2। तो 1 तो पढ़ लिया हम लोगों ने। 1 में क्या हुआ, मनी बिल आता है, अदर पर्पज के लिए बिल, और इसमें कौन कौन से इश्यूज होते हैं जो 110 में लिखे हुए हैं। आगे देखिए, फाइनेंशियल बिल 2 कंटेन प्रोविजन इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें सिर्फ वो इश्यूज आएंगे जिसके अंदर कंसोलिडेटेड फंड का खर्चा, एक्सपेंडिचर आता है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर मेंशन्ड इन आर्टिकल 110। तो सिंपल सी बात है, मनी बिल फर्स्ट में हमने पढ़ लिया, वो सारे टॉपिक वो आते हैं उसके अंदर जो आर्टिकल 110 में लिखे हुए हैं। तो जब 2 लाया गया है, इसका मतलब क्या है, जब 110 आर्टिकल पहले हो चुका तो दोबारा तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल बिल 2 में वो चीज आती है जो आर्टिकल 110 में नहीं लिखी हुई है। इट इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिल एंड इन ऑल रेस्पेक्ट्स, इसे एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। It is governed by the same legislative procedure which is applicable to an ordinary bill. The only special feature of this bill is that it cannot be passed by either house of parliament unless the president has recommended to that house the consideration of the bill। ठीक है, बस ये मार्क कर लो, डिफरेंस क्या है। द ओनली स्पेशल फीचर ऑफ दिस बिल इज दैट इट कैन नॉट बी पास बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अनलेस द प्रेसिडेंट हैज रिकमेंडेड टू दैट हाउस द कंसिडरेशन ऑफ द बिल। मतलब कहने वाली बात क्या हुई, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना ये पास नहीं हो सकता, पहले उससे कंसिडरेशन ली जाती है। Hence, Financial Bill 2 can be introduced in either House of Parliament। ऊपर हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ कहाँ लेके आएंगे, लोकसभा के अंदर। एंड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर इट्स इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे ये नीचे लिख रहा है कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है लेके आने के लिए सबसे पहले किसी भी हाउस में। इन अदर वर्ड, द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एट द इंट्रोडक्शन स्टेज बट इज रिक्वायर्ड एट द कंसिडरेशन स्टेज। ध्यान रखना कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन मानना, अन्य अप्रूवल मिलने पर इसकी जरूरत होगी। तो ऊपर भी लिखा हुआ था कंसिडरेशन स्टेज पर प्रेसिडेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। इट कैन बी ईदर रिजेक्टेड अमेंड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पहली बात क्या है, रिजेक्ट कर सकता है कोई भी हाउस, दूसरा चेंजेस कर सकता है इसके अंदर। जबकि मनी बिल में हमने क्या पढ़ा था, मनी बिल में कोई चेंज नहीं होगा। In case of disagreement between the two houses over such a bill, the president can summon a joint sitting of the two houses to resolve the deadlock। ये हमने बार-बार पढ़ लिया। अगर दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है तो उस केस में क्या होगा, रिकंसिडरेशन की बजाय क्या कर लेंगे, जॉइंट सिटिंग करवा देंगे, और जॉइंट सिटिंग में उसको डेडलॉक को ब्रेक कर देंगे कि भाई आओ दोनों बैठते हैं साथ में और इसको पास करते हैं। When the bill is presented to the president, he can either give his assent to the bill or withhold his assent to the bill और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। तो ये तीन चीजें होंगी, बिल को या तो एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर दोबारा से वापस लौटा दिया जाएगा। तो ये था हमारा फाइनेंशियल बिल 1 एंड 2। कल रात में जो पढ़ाया क्या आपने रीडिंग की, और थोड़ा लेट तक जगना शुरू करो,
कल मैं खुद भी काफी लेट से जग रहा था 3 बजे तक, तो आप भी थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट करिए, है ना, क्योंकि जब जो पढ़ाया गया तो याद रख लो उसी दिन ही, ईजी रहेगा याद करना। अगला देखिए, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस। जॉइंट सिटिंग क्या होती है, तो अभी हमने बार बार पढ़ाई है, डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए, डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए वही चीज उसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई किया जा रहा है कि जॉइंट सिटिंग है क्या। तो joint sitting is an extraordinary machinery provided by the Constitution to resolve a deadlock between the two houses over the pass of a bill। तो हम लोग ये समझ ही चुके हैं कि बिल को पास कराने के लिए जब बिल पास ना हो पा रहा हो सेकेंड हाउस से, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग बुलाते हैं जॉइंट मीटिंग। हम लोग इन द सेंस प्रेसिडेंट समन करता है और जॉइंट मीटिंग बुला ली जाती है, और इसमें होगा ये कि जो बिल पास नहीं हो पा रहा था अब वो पास हो जाएगा। A deadlock is deemed to have taken place under any one of the following three situations after a bill has been passed by one house and transit to the other house। अब ये बोलना चाह रहा है कि बिल के लिए जो जॉइंट सिटिंग है ना वो 3 हाउसेज इस केस में बुलाई जाती है। कब कब, वो 3 कंडीशन हो सकती है। पहला, इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, ठीक है, कि सेकंड वाले ने उसको रिजेक्ट ही कर दिया, जबकि फर्स्ट वाला बोल रहा है सही है पास करो, नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो गया, डेडलॉक। If the houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the bill। और दूसरी बात यह है कि पहला हाउस बोल रहा है ये चेंज करना है, दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं ये चेंज करना है, और दोनों की बीच में एक आम सहमति नहीं बन पा रही है, तब भी उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, डेडलॉक बोल रहे होंगे। If more than 6 months have elapsed from the date of the receipt of the bill by the other house without the bill being passed by it। और लगभग 6 महीने हो गए हैं दूसरे हाउस में, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, तो ये एक तरीके से डेडलॉक की सिचुएशन है। और इन्हीं कंडीशंस में, इन्हीं सिचुएशंस में प्रेसिडेंट क्या करेगा, जॉइंट सिटिंग की एक तरीके से समन भेज देगा दोनों हाउसेस को। तो वही चीज नीचे लिखी हुई होगी। In the above three situations, the President can summon both the houses to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the bill। It must be noted here that the provision of joint sitting is applicable to ordinary bills or financial bills only। कहने वाली बात, मनी बिल की जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, हमने ऊपर ही पढ़ लिया है, वही चीज रिपीट है। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे ना, तो ऊपर जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, जो हमने पढ़ लिया उसी चीज को रिपीट किया जा रहा है, बस अलग टॉपिक के साथ। तो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल की बात करते तो ऑर्डिनरी बिल में ही जॉइंट सिटिंग होगी, मनी बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, या फिर वो फाइनेंशियल बिल हो सकता है ओनली, एंड नॉट टू मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। इन द केस, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के अंदर वो जो बिल्स होते हैं उसमें भी क्या नहीं की जाती है, जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। इन द केस ऑफ मनी बिल, द लोकसभा हैज ओवरराइडिंग पावर्स। लोकसभा के पास पावर ज्यादा होती है। फिर ओवर रूल, किसके ऊपर ओवर रूल करने की पावर होती है, राज्यसभा के ऊपर। while a constitutional amendment bill must be passed by each house separately। और जबकि देखो मनी बिल में तो क्या हुआ, लोकसभा ओवर रूल कर गई राज्यसभा के ऊपर कि भाई राज्यसभा ने पास किया नहीं किया तो उन्होंने कैसे पास मान लिया। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो उस केस में भी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाएगी। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लोकसभा के पास ओवरराइड करने की पावर नहीं होगी और ना ही राज्यसभा के पास ओवरराइड करने की पावर होगी। कहने का मतलब ये है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया तो उस केस में दोनों हाउसेस सेपरेटली तो पास करवाना ही पड़ेगा। दोनों हाउसेस में सेपरेटली पास करवाए बिना वो बिल आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये डिफरेंस है। आगे देखिए, इन रेकनिंग द पीरियड ऑफ 6 months नो अकाउंट कैन बी टेकन of any period during which the other house to which the bill has been sent, it prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days। हाँ जी, जरा पढ़कर बताओ इस पैराग्राफ का मीनिंग क्या है। हाँ जी, पढ़ें एक बार, समझाओ जरा, सब लोग जाग रहे हो कि नींद आ गई सुबह सुबह। मेरी वॉइस पहुंच रही है अभी तक? जी सर। तो जरा पढ़ें और बताएं।
देखो, इन रैकनिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी बोलना कि 6 महीने कहाँ से काउंट किए जाएंगे। रैकनिंग मतलब काउंटिंग करना। नो अकाउंट कैन बी टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विद अदर हाउस। इसका मतलब ये समझ में आता है कि जब बिल एक हाउस से दूसरे हाउस में भेजा जाता है उसके बाद से टाइम काउंट होगा। और इसको प्रोरोग और एडजर्न कर सकते हैं। प्रोरोग और एडजर्न हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोरोग क्या होता है और एडजर्न क्या होता है। कितने लोगों को याद आ रहा है कि प्रोरोग क्या होता है, एडजर्न क्या होता है? हाँ जी, किसी को याद आ पा रहा है प्रोरोग क्या है, एडजर्न क्या है? नहीं, कैसे काम चलेगा? पढ़ तो चुके हैं ना, इतना याद आ रहा है कि प्रोरोग क्या होता है, एडजर्न क्या होता है, पढ़ लिया हम लोगों ने। अरे ये तो था, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? सर पढ़ा तो था। पढ़ा है ना? तो सभी के लिए बोल रहा हूँ कॉमन, कि जब पढ़ी हुई चीज याद नहीं है फिर कैसे काम चलेगा? यही तो आएंगे क्वेश्चन आंसर के अंदर, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ही नहीं बनता जब हमको पढ़ी हुई चीजें याद ही नहीं हो पा रही हैं। और क्यों याद नहीं हो पा रही है? इतना टाइम था, 5-6 दिन का ब्रेक मिला था, पढ़ाई वढ़ाई करनी चाहिए थी ना। सर ये स्थगन और वो है ना एक। हाँ जी, वही है। चलो देखिए यहाँ पे, तो होता क्या है, अगर लगातार 4 कॉन्जिक्यूटिव डे, लगातार 4 दिन लगातार जो आते हैं एक के बाद एक, जो सेकंड्स हो रहे होते हैं, तब भी अगर कोई डिसीजन उस पर नहीं लिया जाता है तो उसको एडजर्न वगैरह कर सकते हैं, निलंबित या फिर सस्पेंड या फिर खत्म कर सकते हैं बिल को। तो थोड़ा पढ़िए आप लोग, है ना, तब काम चलेगा। आगे देखिए, इफ द बिल अंडर डिस्प्यूट, अगर बिल पर कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट यानी एक हाउस बोल रहा है दूसरा हाउस नहीं बोल रहा है, हैड ऑलरेडी लेफ्ट ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, तो डिस्प्यूट सिर्फ तभी तक काउंट होता है जब तक कि लोकसभा चल रही है। लोकसभा जैसे डिसॉल्व हुई तो बिल खत्म अपने आप ही। नो जॉइंट हियरिंग कैन बी समन्ड, but the joint hearing can be held if the Lok Sabha is dissolved after the President has notified his intention to summon such a sitting, as a bill does not lapse in this case। बोलना चाह रहे हैं कि लेकिन अगर मान लो प्रेसिडेंट ये बोल चुके हैं कि इस बिल पर जॉइंट सिटिंग यानी जॉइंट मीटिंग बुलानी है और उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व होती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लोकसभा जब बनेगी ना तब दोबारा से फिर ज्वाइंट सीटिंग होगी। यानी बिल तभी लैप्स होता है जब प्रेसिडेंट ने अपना डिसीजन ना बताया हो कि हम लोग ज्वाइंट सीटिंग बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं। लेकिन जब एक बार बता दिया कि हम लोग ज्वाइंट सीटिंग बुला रहे हैं तो उसके बाद जब भी अवेलेबल होंगे दोनों हाउस तो उसी बिल पर ज्वाइंट सीटिंग होगी और देखा जाएगा कि बिल पास हो सकता है नहीं। और जब कभी भी प्रेसिडेंट पहले से इंटेंड कर देते हैं, बता देते हैं कि ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा रही है, तो उसके लिए बिल लैप्स नहीं होता है, यानी बिल वहीं से दोबारा से रिन्यू हो जाएगा। आफ्टर द प्रेसिडेंट नोटिफाइज his intention to summon a joint sitting of the two houses, none of the house can proceed further with the bill। और जब बोल ही दिया प्रेसिडेंट ने कि हम बुलाएंगे इस पे ज्वाइंट सिटिंग, तो बस अब हाउसेस को नहीं देखना उस बिल के बारे में। अब तो जो भी कुछ होगा कहाँ होगा, ज्वाइंट सिटिंग में ही होगा, ज्वाइंट सिटिंग के अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। आगे देखिए, द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग, ये बात हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब आपको याद भी होनी चाहिए कि जब भी कभी जॉइंट सिटिंग होती है तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है वहां पे प्रेसिडेंट होता है, एक तरीके से वो हाउस को चेयर करता है। द टू हाउसेज एंड द डेप्यूटी स्पीकर इन हिज अब्सेंस, अगर स्पीकर नहीं तो डेप्यूटी स्पीकर होगा। इफ द डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो अब्सेंट फ्रॉम ए जॉइंट सिटिंग, अ डेप्यूटी चेयरमैन, ये वो सीक्वेंस है कि अगर चेयर स्पीकर नहीं तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर नहीं तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहाँ पे चेयरमैन का नाम क्यों नहीं लिया गया, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्यों नहीं आया यहाँ पे? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसलिए नहीं आया क्योंकि वो लोअर हाउस का मेंबर नहीं होता है, वैसे तो मेंबर अपर हाउस का भी नहीं होता है। दैट्स वाई अगर मान लीजिए डिस्प्यूट हो गया तो उस केस में उसके पास वोटिंग राइट नहीं हो पाएंगे क्योंकि लोकसभा उसको काउंट नहीं करती है, तो इसीलिए
ज्वाइंट सिटिंग में कभी भी प्रेसिडेंट मतलब वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, हमेशा कौन हो सकते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन हम लोग जानते ही हैं, जिसको बनाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के एब्सेंट में काम करने के लिए राज्यसभा के अंदर। इफ ही इज ऑल्सो एब्सेंट, अगर वो भी एब्सेंट है तो फिर वही सच अदर पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर प्रेजेंट एट द जॉइंट सिटिंग। उसके बाद फिर कोई भी इंसान जो जॉइंट सिटिंग में अवेलेबल है उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है उस मीटिंग के लिए, उस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए। इट इज क्लियर दैट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग। ठीक है, तो ये आ गया वही चीज जो मैंने आपसे पूछी थी अभी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रेसिडेंट क्यों नहीं होता है जॉइंट सिटिंग का, तो बोल रहा है ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि दोनों ही हाउसेस में किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, ना तो लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का। तो थोड़ा ध्यान दोगे आप, कई सारी चीज यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई है, तो बस ध्यान दीजिए कि चेयरमैन इसलिए नहीं बनता है, जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो चेयरमैन इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो किसी भी हाउस मेंबर नहीं होता है। तो जॉइंट सिटिंग के लिए मेंबर ऑफ द हाउस होना रिक्वायर्ड है। अगला है कोरम। कोरम हम लोग समझ ही चुके हैं, पहले ही पढ़ा है हम लोगों ने। कोरम क्या होता है, कोरम का मतलब ये होता है कि 1/10 1/10 पर्सन अगर प्रेजेंट नहीं है तो कोरम पूरा नहीं हुआ, और जब तक कि 1/10 मेंबर्स नहीं होंगे तब तक क्या नहीं होगा, मीटिंग स्टार्ट नहीं की जाती है। देखिए, द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट सिटिंग इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस। द जॉइंट सिटिंग, तो 1/10 नंबर ध्यान रखना है। द जॉइंट सिटिंग इज गवर्न बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा एंड नॉट ऑफ द राज्यसभा। ये मार्क कर लो दोबारा से कि जो भी जॉइंट सिटिंग होती है वो लोकसभा के रूल्स और रेगुलेशन से फॉलो की जाती है। यानी जॉइंट सिटिंग के अंदर लोकसभा के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, ना कि राज्यसभा के। और लोकसभा के लिए क्या बोला गया है, कोरम। कोरम यानी एक मिनिमम नंबर ऑफ कितना होना चाहिए पर्सन का, 1/10, मतलब जो भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं कम से कम उसके 1/10 तो हो ही, तभी जाके मीटिंग स्टार्ट की जाती है। If the bill in dispute is passed by majority of the total number of members of both the houses present and voting in the joint sitting, the bill is deemed to have been passed by both the houses. Normally, the Lok Sabha with greater number wins the battle in joint sitting. और ये मैं आपको समझा भी चुका हूँ कि दोनों हाउसेस एक साथ बैठे हुए होंगे, वोटिंग कराई जाएगी, वहां पे अगर मेजोरिटी ऑफ वोट मिल गए तो उस केस में बस बिल मान लिया जाता है कि दोनों ही हाउसेस से पास हो गया है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, यानी लोअर हाउस से भी अपर हाउस से भी, और सीधे की सीधे वो कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए। और इस केस में मैंने आपको समझाया भी था कि 545 मेंबर होते हैं लोकसभा के पास, 245 होते हैं राज्यसभा के पास, तो कौन जीतेगा, मोस्टली जीतने की पॉसिबिलिटी होती है लोकसभा की। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि लोकसभा के पास ज्यादा नंबर होने की वजह से पॉसिबिलिटी है कि वो जीत जाएगा। अगला है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड द जॉइंट सिटिंग न्यू अमेंडमेंट टू द बिल कैन नॉट बी प्रपोज एक्सेप्ट इन 2 केसेस। तो बोलना चाह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि जॉइंट सिटिंग, ठीक है, न्यू अमेंडमेंट टू द बिल कैन नॉट बी प्रपोज एक्सेप्ट इन 2 केसेस। तब 2 केसेस के अंदर हम लोग, मतलब इनके अलावा हम लोग प्रपोज कर सकते हैं, इन 2 केसेस में नहीं करेंगे। क्या क्या है, those amendments that have caused final disagreement between the houses। पहला तो ये है कि किसी अमेंडमेंट पर दोनों में डिसअप्रूवल हो गया कि भैया हम तो नहीं मानेंगे। those amendments that might have become necessary due to the delay in the passage of the bill। अगर मान लीजिए कुछ अमेंडमेंट किए जाने हैं, इसलिए जरूरी है क्योंकि बिल को पास करने में डिले हो चुका है। मतलब डिले होने का मतलब क्या है, बिल पहले ही लाना चाहिए था, अभी नहीं लाया गया है। तो दोबारा समझ लो कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड दैट अ जॉइंट सिटिंग न्यू अमेंडमेंट्स टू द बिल कैन नॉट बी प्रपोज्ड एक्सेप्ट इन 2 केसेस। यानी जॉइंट सिटिंग किन 2 केसेस में प्रपोज नहीं की जाती है, तो पहला है कि सब कुछ करने के बाद भी फाइनल डिसएग्रीमेंट हो चुका है बिटवीन द हाउसेस उस केस में, और दूसरा जो बिल लाना था वो अब डिले हो चुका है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिंस 1950 the provision regarding the joint sitting of the two houses has been invoked only thrice। बोला जा रहा है कि 1950 से अभी तक दोनों हाउसेस की मीटिंग कितनी बार हुई है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपको किसी भी छोटे छोटे एग्जाम का। The provision regarding the joint sitting of the two houses have been invoked by only 3 times, मतलब only 3 times, thrice मतलब 3 बार। The bill that have been passed at joint sitting are, कौन कौन से बिल हैं जो जॉइंट सिटिंग में पास किए गए हैं अभी तक, नाम याद रख लो। डाउरी प्रोहिबिशन बिल, दहेज ना लेना 1960 में।
बैंकिंग सर्विस कमीशन को रिपील किया गया था 1977 में, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, यानी कुल मिला के 3 बार क्या किया गया है, कंबाइंड मीटिंग या जॉइंट मीटिंग बुलाई गई है। तो हाल ही में, अभी तक नहीं है, लेकिन जो बुक में हमारे दिया हुआ है वो ये 3 केसेस हैं। पहला है डाउरी प्रोहिबिशन बिल, याद रख लेना इन तीनों बिलों के नाम। डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960, बैंकिंग सर्विस कमीशन 1977 बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सभी को? जी सर। ओके, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग, नीरू, फाहिम खान, हाँ सर। जगे हुए हैं सर। जगे समझ हुए में आ हैं? रहा है। चलो अच्छा, जी सर। ये सर जगे हुए हैं, सोए नहीं। गुड। नींद भी यार, पानी वानी पी लिया करो, है ना, होता है, यस सर। पढ़ाई करते टाइम हमें नींद आती है, सभी के साथ होता है, तो जगो। अब आगे देखो, जो मेन टॉपिक है, मतलब मेन तो वैसे वो भी सब कुछ था, लेकिन अब जो आता है वो आता है बजट। और बजट अभी हाल फिलहाल में आया भी था, और हमने वो वहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि पहले आप समझ जाओ कि बजट होता क्या है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि बजट किस तरीके से बनता है, क्या क्या प्रोविजन, किस तरीके से काम किया जाता है, वो सब कुछ यहाँ पे आएगा। बजट इन पार्लियामेंट, कि बजट कैसे पास किया जाता है पार्लियामेंट में। तो पहले तो बजट है क्या? तो बजट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो साल में एक बार स्टेटमेंट देती है, कितना खर्चा कितना इनकम हुआ, वो है बजट। तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू द बजट एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि बजट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साल भर का खर्चे पानी का स्टेटमेंट, जो हमारा बैंक स्टेटमेंट होता है उस तरीके से। In other words, the term budget has now here been used in the constitution। लेकिन आज के टाइम में हम इस खर्चा, कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टर्म बजट यूज करते हैं। अरे बजट की स्पेलिंग देख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले ना, BUDGET। मैंने देखा है कि 20-30% लोग तो ऐसे होते हैं जो बजट की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, वो अलग ही कुछ लिख रहे होते हैं। तो है क्या, BUDGET, ठीक है ना। In the popular name for the annual financial statement that has been dealt with in Article 112 of the Constitution। अब यहाँ पे देखो, बजट किस में आ रहा है, आर्टिकल 112। ऊपर हमने पढ़ा था मनी बिल, मनी बिल किस में आ रहा था, 110। कौन सा आर्टिकल था, 110। मतलब 2 आर्टिकल के बाद ही किसके बारे में बात की जाती है, बजट के बारे में बात की जाती है। The budget is a statement of the estimated receipts and expenditure of the government of India in a financial year। एस्टिमेटेड रिसिप्ट यानी कितनी इनकम होने वाली है, एक्सपेंडिचर यानी कितना खर्चा होने वाला है किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, कई लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम तो समझ लो कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से और खत्म हो जाती है 31 मार्च। कहने वाली बात यह है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम होता है, उसे हम लोग 1 फाइनेंशियल ईयर बोल रहे होते हैं। और 31 मार्च से फिर 1 अप्रैल आ जाएगी और फिर नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि अभी आप देखो कि फरवरी का मंथ चल रहा है, अगला आएगा मार्च, फिर आएगी अप्रैल। तो जो 1 अप्रैल है, जैसे अप्रैल फूल भी मनाया जाता है, मालूम है आप लोगों को 1 अप्रैल, अप्रैल फूल, तो उसी दिन से अगले 31 मार्च तक का जो ये टाइमिंग है वो किस में आता है, फाइनेंशियल ईयर में आता है। In addition to the estimate of receipts and expenditure, the budget contains certain other elements। Overall, the budget contains the following। कहने वाली बात ये, रिसिप्ट यानी इनकम के बारे में और खर्चे के बारे में नहीं बताता है, बजट कुछ और बातों को भी बताता है। तो वो कौन कौन सी बातें बजट एक्सप्लेन करता है, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, देखो यहाँ पे एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, ये एक अनुमान लगाता है कि कितना इनकम होगा और कितना कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ठीक है, पूंजी अलग चीज होती है और रेवेन्यू अलग चीज होता है। तो पहली बात तो ये एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना कैपिटल कितना रेवेन्यू। अगला है वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू, उसके अलावा ये तरीके ढूंढते हैं किस तरीके से रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, अनुमान लगाते हैं खर्चा कितना होगा। डील ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, और पुराने साल के इनकम और खर्चे का एक्चुअल डेटा ये कलेक्ट करते हैं। एंड द रीजन फॉर एनी डेफिसिट और सरप्लस इन दैट ईयर, और बताते हैं
कि जो पिछला साल था उसमें फायदा हुआ या फिर घाटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा तो मालूम पड़ ही जाएगा कि खर्चा या घाटा। और ये है क्या चीज, लास्ट ईयर का ये लोग कैलकुलेट करते हैं कि पिछले साल में कितना इनकम और कितना घाटा रहा। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए कैसे ग्रो करना है, कैसे फाइनेंशियल पॉलिसी बनानी है, उसके बारे में सोचते हैं। दैट इज टैक्सेशन प्रपोजल, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू, स्पेंडिंग प्रोग्राम्स एंड इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट। यानी वो सारी बातें देखते हैं लोग कि आने वाले साल में कहाँ से कितनी इनकम पॉसिबल है और कितना खर्चा कहाँ पे किया जाएगा। तो ये सब कुछ चीजें कहाँ मिलेंगी आपको, बजट में मिलेंगी। और इसी टॉपिक के जस्ट बाद, मतलब इस पार्लियामेंट की जस्ट बाद हम लोग बजट कराएंगे भी आपको, क्योंकि बजट का बेसिक मीनिंग समझ जाओगे आप लोग यहाँ पे कि बजट क्या होता है, फिर हम लोग वहां पे स्टडी कर लेंगे। अब देखिए टिल 2017 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज 2 बजट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 2017 तक हमारी कंट्री में 2 बजट आएगा। जैसे एक था रेलवे बजट और दूसरा है जनरल बजट। रेलवे नहीं सिर्फ रेल के बारे में, और जनरल तो हमारा आम है ही। लेकिन 2017 के बाद से गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया। While the former consisted of the estimates of receipts and expenditure of only the Ministry of Railway, the latter consisted of the estimates of receipt and expenditure of all the ministries of the government of India except railway। कहने वाली बात यह कि एक में सिर्फ रेल बजट आता था और दूसरे में रेल के अलावा। अब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि पहले गवर्नमेंट जब ब्रिटिश रूल इंडिया में था तब ये सेपरेट थे, तो हमने उसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए ये वाला काम जारी रखा। लेकिन 2017 में गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया, और चेंज करने का एक कारण ये भी था कि जितना डेवलपमेंट करना था रेलवे के अंदर वो बेसिक एमिनिटीज डेवलप हो चुकी है। अब कोई सेपरेट बजट की रिक्वायरमेंट थी नहीं, दैट्स व्हाई। तो लिखा हुआ है द रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट इन 1924। कब किया गया था? पहली बार 1924 में, बिफोर इंडिपेंडेंस, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्वर्ड्स कमेटी रिपोर्ट। तो ये स्टेटमेंट पूछा था कि कौन सी कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेलवे बजट को अलग किया गया था जनरल बजट से। तो आ जाएगा एक्वर्ड्स कमेटी रिपोर्ट। द रीजंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सेपरेशन वर एज फॉलोज। क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों लाया गया था? तो ध्यान रखना कि क्यों हटा दिया गया अभी सेपरेशन, तो बस ये इतना कि सब कुछ बातें पूरी हो गई, बस इसे जरूरत ही नहीं पड़ी अलग रखने की। तो अब देखो, पहला है इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन रेलवे फाइनेंस। अलग से पूरा का पूरा फोकस रेलवे पर दिया जाए, ठीक है, रेलवे के फाइनेंस पर फोकस किया जाए, इसलिए इसको सेपरेट रखा गया था। पहली बात तो ये। दूसरी बात, टू फैसिलिटेट अ बिजनेस अप्रोच टू द रेलवे पॉलिसी। रेलवे की पॉलिसीज को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, एक प्रॉपर मिनिस्ट्री हो जो रेलवे के डेवलपमेंट के बारे में ही सोचे, इस वजह से इसको सेपरेट किया गया था। टू सिक्योर स्टेबिलिटी ऑफ द जनरल रेवेन्यूज बाय प्रोवाइडिंग एन अस्योर्ड एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम रेलवे रेवेन्यूज। दूसरी बात, ये एक इसलिए भी किया गया था इस सेपरेट की एक स्टेबिलिटी आए, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट था और ये मोस्टली प्रॉफिटेबल बिजनेस था गवर्नमेंट का। यानी रेलवे से होने वाला फायदा बाकी रेवेन्यू बाकी जगह पे हेल्प कर रहा होगा। ये भी एक प्रॉपर पर्पज था जिससे कि अलग से सोचा जाए और प्रॉपर इनकम लाई जाए इसके अंदर। अगला है टू इनेबल द रेलवेज टू कीप देयर प्रॉफिट फॉर देयर ओन डेवलपमेंट आफ्टर पेइंग अ फिक्स्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द जनरल रेवेन्यू। ये स्टेटमेंट क्या है? रेलवे बजट से फायदा ही होगा, मतलब रेलवे के मूवमेंट है, रेलवे चल रहा है, उससे फायदा ही होगा, मतलब इनकम ही होती थी गवर्नमेंट को, रेवेन्यू जनरेट होता था। तो सबसे पहले तो रेलवे अपना खुद का डेवलपमेंट कर ले, जो मनी आई है, लेकिन एक फिक्स अमाउंट हर साल देना पड़ता था रेलवे को, किसके लिए? जनरल रेवेन्यूज के लिए। यानी कहने वाली बात है कि जनरल बजट जो आएगा ना, उसमें रेवेन्यू एक तरीके से दिया जाता था रेलवे के थ्रू। यानी रेलवे में से क्या होगा, प्रॉफिटेबल रहा काफी टाइम में। लेकिन फिर 2017 में क्या हुआ? In 2017, the general government merged the railway budget into the general budget. Hence, there is now only one budget for government of India, that is union budget। अभी के टाइम में क्या हो रहा है, सिर्फ एक बजट आता है जिसे हम बोलते हैं यूनियन बजट या फिर जनरल बजट। ये तो हमने समझ लिया नॉर्मल भाषा के अंदर कि क्या रहा, दो टाइप के थे पहले, अभी एक हो गया है, 2017 से मर्ज हो गया है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है इनके बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से चीज को एक्सप्लेन किया जाता है। तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजन विद द रिगार्ड टू द इनेक्टमेंट ऑफ बजट। बजट को कैसे इनेक्ट करना है, उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है वो देखिए यहाँ पे।
The president shall, in respect of every financial year, cause to be laid before both the houses of parliament a statement to estimate receipts and expenditure of the government of India for that year. President जो है हर साल हर फाइनेंशियल ईयर के टाइम यानी एंड होने के टाइम में दोनों ही हाउसेज के सामने कंट्री में कितना इनकम और कितना खर्चा हुआ इसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए बोलते हैं, और इसी इनकम और खर्च का जो ब्यौरा दिया था, जो स्टेटमेंट दिया था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट। नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पे किसी तरह की ग्रांट की बात नहीं करती। ग्रांट यानी रुपए दे दिया वापस नहीं लेंगे, उसे बोलते हैं ग्रांट। तो नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी अगर कोई ग्रांट की बात करनी है, कोई रुपया देना है किसी स्टेट गवर्नमेंट को देना है, किसी और पर्पज के लिए देना है, तो उसके लिए अप्रूवल लगेगा। किसका अप्रूवल लगेगा? प्रेसिडेंट का। यानी प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना मनी मोबिलाइज नहीं होती है। नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएट लॉ मेड बाई, मतलब अप्रोप्रिएशन मेड बाई लॉ। कंसोलिडेटेड फंड से रुपया निकालना है तो उसके लिए प्रॉपर रूल बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने बोला और किसी एक मिनिस्टर के कहने पर फंड निकल आएगा, नहीं है, उसके लिए प्रॉपर लॉ या रूल को फॉलो करना पड़ेगा। नो मनी बिल imposing tax shall be introduced in the parliament except on the recommendation of the president। तो हम लोग जानते हैं भैया मनी बिल कब आता है? प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद आता है। तो कोई मनी बिल बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के टैक्स इंपोज नहीं कर सकता। एंड सच अ बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं होता है? राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। तो आप देख रहे होंगे अपने आप में ये बुक कई बार चीजों को रिपीट कर रही है, तो हमें याद आनी चाहिए पुरानी बातें। नहीं भी आ पा रही तो अभी याद कर लो कि राज्यसभा के अंदर मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस होता है। एंड सच अ बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। बोला ही हुआ है कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कहाँ होगा? लोकसभा के अंदर। फिफ्थ पॉइंट देखिए, नो टैक्स शैल बी लीव्ड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी मन मर्जी तरीके से टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, लॉ बनाया जाएगा, उसके बाद टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश अ टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट। पार्लियामेंट, हमने भी पढ़ा भी था कि पार्लियामेंट बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल की कोई बिल खत्म, मतलब कम कर सकती है, फिर खत्म कर सकती है, लेकिन इंक्रीज नहीं कर पाएगी। इंक्रीज करने के लिए तो डिबेट करनी पड़ेगी उस पर। हमने ऊपर पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि उसके लिए प्रेसिडेंट का असेंट रिक्वायर्ड नहीं है बिल को खत्म करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए, लेकिन इंक्रीज करने के लिए तो असेंट का रिक्वायरमेंट होगा, यानी अप्रूवल का रिक्वायरमेंट होगा। फिर है 7th पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो डिफाइंड द रिलेटिव रोल्स और पोजीशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद रिगार्ड टू द इनेक्टमेंट ऑफ द बजट इन द फॉलोइंग वे। बोला जा रहा है कि अपना अपने दोनों ही हाउसेज की अपनी अपनी यूटिलिटी है, अपनी अपनी पावर है, अपने अपना सिग्निफिकेंस है बजट के सेंस में। तो क्या है वो देखिए, तो वही हम लोग मनी बिल और सबके बारे में समझेंगे यहाँ पे दोबारा से एक बार। तो देखो यहाँ पे अब मनी बिल और फाइनेंस बिल डीलिंग विद द, हाँ अब कहीं पे मनी बिल लिखा हुआ है और फाइनेंस बिल लिखा हुआ है और लिखा हुआ है नहीं, यहाँ ठीक है ना, एक ही बात है। डीलिंग विद टैक्सेशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जब भी ये बोल रहे हैं कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, एक सेकेंड, गुफरान, गुफरान फर्स्ट क्लास है क्या आपकी? है यस, गुफरान। क्या मेरी वॉइस पहुंच रही है आप तक? ओके, नो इशू। अगर आपकी फर्स्ट क्लास है गुफरान तो बस आपको ध्यान ही देना है। अच्छा वो लेफ्ट कर गए, नेटवर्क का इशू बहुत है। चलो कोई नहीं, देखिए आगे। द राज्यसभा हैज नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, इट इज द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा। अगेन यहाँ पे पावर देखो आप लोकसभा के पास ज्यादा है कि ग्रांट्स देना है, यानी दान देना है, फिर जिस पे वापस नहीं लेनी है जो मनी, उस पर एक्सक्लूसिव कंट्रोल किसका है? लोकसभा का है। लोकसभा से अप्रूवल लिया जाता है, राज्यसभा के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द राज्यसभा should return the money bill or financial bill to the Lok Sabha within 14 days. The Lok Sabha can either accept or reject the recommendation made by Rajya Sabha in this regard. ये हमने वो पहले पढ़ लिया कि राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम है रिटर्न करने के लिए। वो करे तो ठीक, नहीं करेगा तब भी अप्रूव मान लिया जाएगा। और दोनों ही केसेस में पावर किसके पास जाता है? लोकसभा के पास जाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई थी, तीन चीजें कि बजट में होता क्या है।
यानी अल्टीमेटली बात देखी जाए तो बजट में पावर किसके पास ज्यादा है, अगेन लोकसभा के पास ही ज्यादा है। 8th पॉइंट देखिए, द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बॉडेड इन द बजट शेल शो सेपरेटली द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। यानी जो खर्चे हो रहे हैं ना वो सेपरेटली बताए जाते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड में कितना खर्चा हुआ, नॉर्मल खर्चा कितना हुआ, वो सब कुछ। और मैं आपको बता भी दूंगा, बजट करा भी देंगे तो आपको समझ में आ जाएगी क्या चीज होती है। एंड द एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो कितना खर्चा किया गया, कितना खर्चा नया इम्पोज किया है, वो सब बातें यहाँ पे दी गई होती है। द बजट शेल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। यहाँ पे डिफरेंस किया जाता है कि खर्चा कौन कौन से सेगमेंट में हो रहा है और किस तरीके का खर्चा है। The expenditure charged on the consolidated fund of India shall not be submitted to the vote of Parliament. However, it can be discussed by the Parliament. अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हमने पढ़ा था ऊपर भी, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सैलरीज के अंदर कि प्रेसिडेंट की सैलरी क्या होती है, हाई कोर्ट की सैलरी क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट की सैलरी क्या होती है। वहां पे लिखा हुआ था कि दीज सैलरीज आर imposed on the consolidated fund of India and not account for vote। अगर आप लोगों को ये वाली लाइन याद आ रही हो, वहां पे क्या लिखा हुआ था कि हाई कोर्ट का जज है, कोई चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, तो उसकी सैलरी कहाँ से ली जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ली जाएगी और उस पर वोटिंग नहीं होगी। तो वही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जितना भी खर्चा हो रहा है ना कंसोलिडेटेड फंड से, उसके ऊपर सिर्फ डिस्कशन हो सकता है लेकिन वोटिंग नहीं होगी। वोटिंग अगर क्या होता है कि कम कर दें, ज्यादा कर दें, वो सब कुछ, तो कम के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, ज्यादा करना चाहो तो कर लो, लेकिन उसके लिए वोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, समझ में आया? जी सर। चलिए बस ये वाले ले लेते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर, वो समझिए कि क्या होता है चार्ज एक्सपेंडिचर। The budget consists of two types of expenditures: the expenditures charged upon the consolidated fund of India and the expenditure made from the consolidated fund of India। मतलब एक तो ये है कि जो जाना ही जाना है, जैसे सैलरीज वगैरह कंसोलिडेटेड फंड से, दूसरा है जो खर्चा कंसोलिडेटेड फंड से किया जाएगा। तो एक चार्ज हो गया जो कंसोलिडेटेड फंड पर इम्पोज है ही है, और दूसरा क्या है, कुछ खर्चे जो कंसोलिडेटेड फंड से किए जाते हैं। द चार्ज एक्सपेंडिचर, देखो मार्क कर लेना इस चीज को, द चार्ज एक्सपेंडिचर इज नॉट वोटेबल बाय द पार्लियामेंट। चार्ज एक्सपेंडिचर जो खर्चा करना ही करना है उसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी, मतलब जो सैलरी वगैरह देनी है। दैट इज इट कैन ओनली बी डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट, सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं पार्लियामेंट में, while the other type has to be voted by the parliament। लेकिन जो दूसरा खर्चा है made by the consolidated fund, उस पर वोटिंग हो सकती है। The list of charged expenditure are following। तो चार्ज एक्सपेंडिचर बताना चाह रहा है, मतलब जिसके ऊपर कोई चेंज नहीं कर सकते, तो वो सब कुछ जो हमने पढ़ा था ना कि वोटिंग नहीं होगा, प्रेसिडेंट की सैलरी है, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सैलरी, वो सब कुछ यहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ आ रहा है। तो कौन कौन की सैलरीज या फिर कौन कौन सा खर्चा है जिसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी, वो यहाँ पे लिस्ट वाइज मतलब एक एक करके लिखा हुआ है। तो बस हमें समझना है, याद आपको हो ही जाएगा, कई बार चीजें आ चुकी हैं पहले भी। देखिए पहला क्या है, emoluments and allowance of the president and other expenditure relating to his office। मतलब वही मनी, खर्चा, सैलरी, वो सब कुछ जो प्रेसिडेंट के लिए खर्च होता है वो किस में आता है, चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, राज्यसभा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन सभी की सैलरी वगैरह जो खर्चे वगैरह इनको अलाउंस मिल रहे हैं, वेतन भत्ते मिल रहे हैं, वो भी क्या है, चार्ज एक्सपेंडिचर है। सैलरीज, अलाउंस एंड पेंशन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजों की सैलरी, पेंशन जो भी कुछ है वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर इसके लिए। पेंशन जज ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज। सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG बोलते हैं इसको, उसकी भी सैलरी वगैरह, उसके अलाउंस, वेतन भत्ते वगैरह भी क्या है, चार्ज है इसके ऊपर, उसके बारे में वोटिंग नहीं होगी। सैलरीज, अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सैलरी की बात की जा रही है, अलाउंस और पेंशन, जो भी यूपी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, उसका जो चेयरमैन था उसकी भी सैलरी फिक्स है, कोई कमी नहीं हो सकती। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट चलाने में जो खर्चा आ रहा है वो। द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड जनरल, CAG के ऑफिस का खर्चा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी का खर्चा, जितना भी खर्चा है वो सब कुछ किस पे है, चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड पर। और ऐसा इसलिए भी है कि कल को गवर्नमेंट फंड रोक कर इनको परेशान नहीं कर सकती, वो किस पर इम्पोज है, कंसोलिडेटेड फंड पर, तो वो खर्चा होगा ही होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। और इसीलिए इनकी जो ऑथेंटिसिटी है इन ग्रुप्स की वो बनी रहती है।
The debt charges for which the government of India is liable, including interest, sinking funds charge, and redemption charges and other expenditure relating to the raising of loans and service and redemption of debt. कहने वाली बात ये कि जो भी डेप्ट जब कोई उधार ली गई थी और बोला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि हम इसको कंसोलिडेटेड फंड से पे करेंगे, उसका इंटरेस्ट पे करना, मेन प्रिंसिपल अमाउंट पे करना या फिर कुछ भी, तो वो फंड भी अगर एक बार डिसाइड हो गए हैं तो उनको भी कंसोलिडेटेड फंड पर इम्पोज माना जाता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगला है एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड और एनी कोड और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। इसके अलावा भी बताना चाह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा जो जजमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर जहां पे कोई फाइनल डिसीजन देना होता है, उन सबकी खर्चे पानी भी इसके ऊपर इम्पोज होते हैं। एनी अदर एक्सपेंडिचर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट टू बी सो चार्ज। इसके अलावा पार्लियामेंट कोई और खर्चे लिख दे कि भाई ये वाला खर्चा किस पर इम्पोज किया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर, तो वो भी क्या माना जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड पर इम्पोज माना जाएगा, उस पर वोटिंग नहीं होगी। अगला है, ये तो हो गया हमारा फंड की बात। अगला ये है कि बजट बना लिया गया, बजट बनने के बाद उसको पास कैसे कराते हैं। तो स्टेजेस इन इनेक्टमेंट, कौन कौन सी स्टेजेस हैं, तो अभी हम लोग समझ लेंगे, स्टेजेस के नाम समझते हैं, डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो पहले समझ लो। द बजट गोज थ्रू द 6 फॉलोइंग स्टेजेस। ऊपर हमने पढ़ा था जब हमने बिल लेके आया, बिल कितनी स्टेजेस में पास हुआ करता था, हाँ जी, बिल का कितना स्टेजेस था सर 5 5 स्टेजेस थे, है ना। और यहाँ पे बजट के लिए ध्यान रखना 6 स्टेजेस हैं। बिल में हमने पढ़ा था फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, 3 तो रीडिंग ही हो गई थी। कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो जी पुराना पढ़िएगा, जिसको भी डाउट लग रहा है ना, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा ये तो और कल का आज याद नहीं आ रहा है ना, तो सोचने वाली बात है। तो 3 तो रीडिंग ही थी, है ना, वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग, तो वैसे ही रीडिंग यहाँ पर भी होंगी, लेकिन जो स्टेजेस है यहाँ की, वो स्टेज कितनी है यहाँ पे 6। पहला स्टेज क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट की, सबके सामने प्रेजेंट कर दिया। पहले तो हार्ड कॉपी में आया था, पेपर फोटो कॉपी करा के आते थे, लेकिन अभी क्या है, टैब है, सॉफ्ट कॉपी सबको मिल जाती है। फिर उस पर डिस्कशन होगा, उसमें भी हमने देखा डिस्कशन यानी फर्स्ट रीडिंग। फिर क्या था, सेकंड रीडिंग, स्क्रूटनी करेंगे, तो वही चीज यहाँ पे आ गई, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, सेकंड रीडिंग से मानो। फिर थर्ड में रखा जाएगा सदन के सामने, हाउस के सामने, बोलेंगे हाँ भैया पास करना है कि नहीं करना है, उसे बोलते हैं वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, वोटिंग करवाना। फिर बिल पास होगा, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, देन पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। अब ये क्या होता है, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास मतलब आज रात में ही पढ़ेंगे। तो आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है पार्लियामेंट वाला, आपको मैंने पहले ही बोला होगा, इसके बाद हम लोग बहुत तेज स्पीड से निकल रहे होंगे, बहुत तेज, मतलब चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, पढ़ने की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। जो 1 या 2 चैप्टर बड़े आएंगे उनको हम लोग अलग से डील कर लेंगे, लेकिन जितना पढ़ा दिया गया है प्लीज आप लोग पढ़ लो, क्योंकि इसके बाद अगर आपने बैकलॉग बना के रखा पुराना, तो पढ़ना डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अभी इतना टाइम मिल रहा है, उतना आप देख लीजिए, पुराना सब कुछ रिवाइज कर लो, क्योंकि इसके आगे अब स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब चीजें सिंपल आने लग जाएंगी, और जब चीजें सिंपल आएंगी तो वो सिलेबस वाइज सिंपल होंगी, लेकिन हो सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफिकल्ट हो, तो इसलिए पुराना क्लियर कर लो, पढ़ लो पूरा का पूरा। डाउट आते हैं वो डाउट भी लेंगे, लेकिन कुछ छोड़ना मत पुराना, ठीक है ना। ओके, वो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इवनिंग में। थैंक यू एवरीवन। ओके सर।